में रहते हैं। तो इनके यहाँ समस्या क्या होती है कि ये टूथपेस्ट बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, टूथ पाउडर बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, कोई भी चीज बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, लेकिन उनके यहाँ इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इनके यहाँ होता यह है कि उत्पादन तो बहुत हो जाता है, खपत उसकी होती नहीं है। और इन्होंने एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत अपनाया हुआ है जिसमें यह कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अरे खपत होती नहीं है तो उत्पादन बढ़ाने से फायदा क्या? तो कहते हैं कि खपत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में माल अपना बेचते जाओ, बेचते जाओ, बेचते जाओ। तो माल बने अमेरिका और यूरोप में और बिके दूसरे देशों में जाकर। तो इनकी कोशिश क्या रहती है यूरोप और अमेरिकी देशों की कि ये माल जो भी पैदा करें दूसरे देशों में इनका माल बिकता रहे और ज्यादा से ज्यादा इनका माल बिकता रहे। इसके लिए ये कुछ भी साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाने के लिए लगे रहते हैं। अमेरिका में पैदा हुआ माल यूरोप के देशों में पैदा हुआ माल भारत में बिके, पाकिस्तान में बिके, बांग्लादेश में बिके और पड़ोसी हमारे कोई भी देश फिलीपींस में बिके, इंडोनेशिया में बिके, मलेशिया में बिके, सब देशों में उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके क्योंकि उनके यहां अपना माल बिकने की गुंजाइश कम है। तो इस कोशिश में ये लगे रहते हैं। अब जब कोई देश अपने अतिरिक्त माल को, जिसको सरप्लस कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में जबरदस्ती बेचने की कोशिश करेगा तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो यूरोप और अमेरिका के देश जब जबरदस्ती अपना माल दूसरे देशों में ले जाकर बेचने की कोशिश करते रहे हैं तो आपस में झगड़े होते रहे हैं। इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए गेट नाम की एक संस्था बनी 1948 में, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। झगड़े क्या है? अमेरिकी और यूरोप के देश चाहते हैं कि भारत में सारा माल उनका बिके, भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में उनका माल बिके। अब झगड़ा होगा। पाकिस्तान में चाहते हैं अमेरिकी और यूरोप के देश के हमारा सब माल बिके, लेकिन पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी माल बिके। इंडोनेशिया में चाहते हैं अमेरिकी और यूरोपियन देश के हमारा सबसे ज्यादा माल बिके, लेकिन इंडोनेशिया के लोग चाहते हैं कि हमारे देश में हमारा माल बिके। तो इसमें झगड़े होना स्वाभाविक है। तो ये झगड़ों का निपटारा कैसे हो, इसके लिए एक संस्था बने, संगठन बने। यही संस्था और संगठन का नाम रख दिया गैट। ये बन गया 1948 में। मैंने आपसे कहा कि भारत इसके बनाने के समय मेंबर रहा, अमेरिका भी इसमें मेंबर था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, ब्रिटेन भी था। 23 देशों ने मिलकर इसको बनाया। बाद में क्या हुआ, धीरे 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 और भी देश इसमें शामिल हो गए। बाद में कुछ 35 देश आए, 4-5 साल के बाद और 10-12 देश आए। ऐसे करते 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 आज इसमें 126 देश शामिल हैं। दुनिया में देशों की संख्या है 204 और उसमें से 126 शामिल हैं गैट नाम के संस्था के अंदर या समझौते के अंदर। ये सभी देशों ने आपस में मिलकर एक नियम बनाया कि जब भी अतिरिक्त सरप्लस प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने पर कोई भी झगड़ा होगा, टैक्स का झगड़ा हो या क्वांटिटी का झगड़ा हो, रिस्ट्रिक्शन का झगड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो, इनका निपटारा करने के लिए हम आपस में बैठकर गैट में बात करेंगे, नियम कायदे कानून उसके हिसाब से बनाएंगे। 1948 में जब ये गैट शुरू हुआ तो 1986 तक ये गैट इसी आधार पर काम करता रहा। आधार क्या? अगर कोई देश का सामान दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है और वहां कोई झगड़ा शुरू होता है तो उस झगड़े का निपटारा करना गैट का काम है। इस आधार पर यह काम करता रहा 1948 से 1986 तक। लेकिन 1986 में आने के बाद, 1986 का साल जब आ गया 1986 का, तब अमेरिकी और यूरोपियन देशों ने यह तय किया कि हमें गैट का उपयोग और ज्यादा तरीके से करना है। और ज्यादा तरीके से क्या करना है? अगर वो कोई अपना माल लेके भारत में बेचने के लिए लाते हैं और भारत की सरकार कहती है कि नहीं हम ये माल नहीं बिकने देंगे और उसको रोकने के लिए वो कोई कदम उठाती है, तो इन अमेरिकी और यूरोपियन देशों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम कुछ ऐसे कानून बनवाएं ताकि हमारा माल रोकने के लिए कोई भी कदम दुनिया की सरकारें ना उठाएं। अक्सर ये झगड़े होते थे। अमेरिका का कोई माल भारत में आया, हमारी जरूरत नहीं है, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। उदाहरण के लिए अमेरिका के देशों से संतरा भारत में बिकने के लिए आया। हम भारत में भरपूर मात्रा में संतरा पैदा करते हैं और हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है अमेरिकी संतरा खाने की, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे विदर्भ में बहुत अच्छा संतरा होता है। तो भारत सरकार ने अमेरिकी संतरे पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने के दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है टैरिफ
माने टैक्स लगा दिया। इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि अमेरिकी संतरा भारत के संतरे से सस्ता ना बिक पाए, इतना टैक्स लगा दो। तो उसको कहते हैं टैरिफ बैरियर, ताकि अमेरिकी संतरा भारत में बिकने के लिए ना आए। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। वो क्या होता है, अगर अमेरिका ने बहुत जोर डाला और भारत सरकार को कन्विंस कर लिया, तो भारत सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, साल में 10 किलो संतरा अपना तुम भारत में बेचो, 10 किलो से 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो हम फिर पाबंदी लगा देंगे। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो दो तरीके से बाहर से आने वाले सामान को रोका जाता है किसी भी देश में। भारत भी रोकता है, पाकिस्तान भी रोकता है, अमेरिका भी रोकता है, फ्रांस भी रोकता है, जर्मनी भी रोकता है। हर एक देश अपने बाजार में आने वाले विदेशी सामान को रोकने के लिए ये दो ही रास्ते अपनाता है, या तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाता है, या तो उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा देता है कि वो महंगा हो जाए। ये तरीके से अमेरिका और यूरोप के देशों का सामान भारत में रोका जाता था। इन देशों ने क्या सोचा कि अगर हम ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ बैरियर दोनों समाप्त करा लें, तो फिर भारत या भारत जैसे तमाम देश हमारा कोई माल रोक नहीं पाएंगे अपने बाजार। हम जितना चाहेंगे उतना माल भारत और यूरोप में, भारत और भारत के पड़ोसी देशों में बेच पाएंगे। उनके यहाँ परेशानी क्या है, मैंने आपसे कहा कि माल का उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन उसका है नहीं। अब जब उत्पादन ज्यादा होता है और उपभोग कम होता है, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में एक संकट आता है, उसको कहते हैं मंदी, रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी। तो ये यूरोप और अमेरिका के देशों में चलती है भयंकर आर्थिक मंदी, और मंदी का कारण यह है कि उनके यहां पैदा हुआ माल ज्यादा उनके यहां बिकता नहीं, और दूसरे देशों में भी बिकने की गुंजाइश नहीं। तो माल तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन उत्पादन तो होने से कोई लाभ नहीं, उपभोग होता नहीं है, तो उसमें से जो लाभ आना चाहिए आता नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अपने देश की जो मंदी है उसको दूर करने के लिए हम भारत जैसे तमाम देशों में, जहां पर बाजार बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, 103 करोड़ की लोक संख्या हमारी, चीन की 140 कोटि की लोक संख्या, और चीन और भारत को मिला दें तो आधी दुनिया, 140 कोटि और 103 कोटि, तो 243 कोटि हो गया, लगभग आधी दुनिया हो गई। और फिर हमारे पड़ोसी देशों को देखें, इंडोनेशिया 18 कोटि का देश, पाकिस्तान 14 कोटि का देश, 18 कोटि के यूरोप में कोई देश नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, यूरोप का सबसे बड़ा देश है जो ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी 6-6, 7-7 कोटि से नीचे के हैं, लेकिन एक ही देश है 18 कोटि का, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर फिलीपींस, फिर थाईलैंड, फिर ये सब देश। तो ये सब जो एशिया के देश हैं, अगर एशिया को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये दुनिया का, एशिया और अफ्रीका के देश देखो, नाइजीरिया 19 कोटि का देश, सूडान, लीबिया 12-13 कोटि के देश, और नीचे आ जाइए साउथ अफ्रीका 11 कोटि का देश। तो ये अफ्रीका और एशिया के देशों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो 3/4 दुनिया तो यही है, और यही 3/4 दुनिया के बाजारों में यूरोप और अमेरिका का माल ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए। ये इसके ऊपर टैरिफ बैरियर ना लगाएं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ये 1986 में यूरोप और अमेरिका की सरकारों ने आपस में बैठ के तय किया कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि हमारे माल पर कोई रोक टोक ना लगे, इन देशों में आसानी से जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोलना शुरू किया कि गैट के नियम चेंज करो, गैट के कानून चेंज करो, नियम चेंज करो, पुराने हो गए हैं, 30 साल पुराने हो गए, 35 साल पुराने हो गए, 40 साल पुराने हो गए। नियम कभी बने थे? 1948 में, और बात शुरू हो गई 1986 में। तो इन्होंने बोलना शुरू किया बहुत पुराने हो गए, बदल करो बदल करो बदल करो। तो गैट में आपस में मिलके एक तय कर लिया कि हम अब पुराने नियम बदलेंगे। तो पुराने नियम बदलेंगे तो नए नियम बनेंगे, तो नए नियम बनाने के लिए एक समिति बनाओ। तो एक समिति बनाई गई, उस समिति का अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया, उसका नाम था आर्थर डंकल। वो उस समिति का अध्यक्ष बना, और उसने अपने समिति में काम करने के लिए 20-25 लोगों को चुन लिया कि ये मेरे साथ काम करेंगे। तो वो समिति बन गई, समिति ने काम शुरू किया। समिति ने 1986 में जब ये काम शुरू किया तो दुनिया के सभी देशों के लिए एक प्रस्ताव बना दिया, एक ड्राफ्ट बना दिया। उसी का नाम हो गया डंकल ड्राफ्ट। बाद में उसका नाम हो गया गैट एग्रीमेंट, और 1 जनवरी 2005 से उसका नाम हो जाएगा WTO एग्रीमेंट।
जब ये लागू होगा तो अब इसका नाम होगा